मामले में कितने राज हैं? क्या इस मामले में अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसको लेकर पुलिस हत्याकांड के जुड़े हर राज से पर्दा उठाना चाह रही है। आज हत्या मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की रिमांड को कोर्ट ने फिर 7 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट ने गुलामुद्दीन के अधिवक्ता को इसके लिए नोटिस देकर जवाब मांगा। 18 नवंबर को इसका जवाब पेश होगा और इसके बाद सुनवाई में पॉलीग्राफी टेस्ट पर कोई निर्णय होगा। गुलामुद्दीन के अधिवक्ता M.A. राव ने आरोप लगाया है कि थाने में 3rd डिग्री दी जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट के नोटिस पर सोमवार को जवाब देंगे। गिरफ्तारी के बाद गुलामुद्दीन से हुई पूछताछ में उसने खुद ही हत्या कर शव काटकर गाड़ना कबूला है। लेकिन परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते अब पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाह रही है। इस मामले में मृतका के पति मनमोहन चौधरी एवं मृतका की सहेली सुनीता के बीच बातचीत का ऑडियो जारी हुआ था, जिसमें व्यापारी तैयब अंसारी सहित कई लोगों का जिक्र किया गया था। लेकिन पुलिस की माने तो अभी तक गुलामुद्दीन और तैयब अंसारी के बीच संबंध होने का प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि गुलामुद्दीन साइको किस्म का व्यक्ति था। पूछताछ में सामने आया कि गुलामुद्दीन ने अनीता को अपने घर पर फोन करके किसी अंकल से मिलने के लिए बुलाया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि गुलामुद्दीन ही अंकल बनकर अनीता से बात करता था, और ऐसे में क्या वास्तव में गुलामुद्दीन ही अंकल बनकर बात करता था या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका है, इसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अनीता हत्याकांड का पूरा खुलासा कब होगा? क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से ये गुत्थी सुलझ पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या पिछले रिमांड में पुलिस ने कोशिश जो की और उस कोशिश में सफल नहीं हो पाई, यानी कि जो राज थे, जो पूरा घटनाक्रम था या इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो पुलिस अभी तक नहीं उगलवा पाई है। तो क्या गुलामुद्दीन ही अंकल बनकर बात करता था? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हत्याकांड में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका है? ये भी अभी सवाल है और राज बना हुआ है। गुलामुद्दीन को न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट साहब अवकाश पर होने के कारण में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में पेश किया गया, और जहाँ पुलिस ने मांग की थी कि इसमें गुलामुद्दीन की पुलिस कस्टडी दी जाए। हमने पुलिस कस्टडी का विरोध किया कि पूर्व में भी 7 दिन पुलिस कस्टडी ले चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंची है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, जी राजस्थान, और न सिर्फ जी राजस्थान, जोधपुर, पूरा राजस्थान इस गुत्थी को समझ नहीं पा रहा कि आखिर वजह क्या है कि अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है उस राज तक कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और एक और चीज निकल कर आ रही है कि गुलामुद्दीन जो था वही अंकल बनकर बात करता था। ये भी कहा जा रहा है कि गुलामुद्दीन ही इसमें है या कोई तीसरा व्यक्ति भी है। ऐसे क्या कई सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं। देखिए, बात करें इस पूरे अनीता चौधरी हत्या मामले की तो कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अनीता अपने घर से रवाना होती है 27 तारीख को। अगर पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि गुलामुद्दीन ने उसको फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। सरदारपुरा से गंगाना की अगर मैं बात करूं तो करीब से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच में अनीता रास्ते में जाती है, वहाँ से आगे का रास्ता अगर नहीं जानती है तो गुलामुद्दीन उसको एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ तक आता है और उसको अपने घर लेके जाता है। अब इस बीच में पूरी कहानी में पुलिस ये कहती है कि गुलामुद्दीन ने अनीता को फ़ोन किया, रास्ते में बुलाया, वहाँ से अपने घर तक ले गया। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि वो किसी अंकल से मिलवाना चाहता था, लेकिन वो भी वेशभूषा जो थी वो मारवाड़ी चाहता था। तो ऐसे में बात ये भी सामने आई कि अनीता एक ड्रेस अपने साथ लेकर गई थी और उसी ड्रेस में उसका शव भी बरामद हुआ है, क्योंकि जब निकलती है सलवार सूट में, लेकिन जब शव मिलता है राजस्थानी पोशाक में, तो इस पर भी संशय खड़ा था।
उसके बाद पुलिस ये कहती है कि गुलामुद्दीन ने उसे नींद की गोलियां दी, नींद की गोलियों की वजह से पूरी रात वो बेहोश रही। सुबह जब उसको होश आने लगा तो गुलामुद्दीन ने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गुलामुद्दीन उसके शव को ठिकाने लगाना चाहता था। उसकी पत्नी घर पे नहीं थी। ठिकाने लगाने के लिए वो सबसे पहले घर से बाजार जाता है, एक चाकू लेके आता है, चॉपर जैसा, उससे उसके शव को काटता है, टुकड़ों में बांटता है और उसके बाद 2 बोरों में उस शव को डालता है। पर ठिकाना कैसे लगा है इसीलिए वो एक जेसीबी को बुलाकर खड्डा खुदवाता है, उसमें डाल देता है और मिट्टी डाल कर उसको बूढ़ देता है। ये तो कहानी जो अब तक गुलामुद्दीन ने पुलिस को बताई वो कहानी है। इस बीच में सबसे बड़ी बात कि पुलिस ये कहती है कि पूरा घटनाक्रम हुआ लूट की तरफ से। एक तरफ पुलिस ये कहती है लूट की वजह से ये घटनाक्रम हुआ, तो दूसरी पुलिस भी यही कह रही है कि गुलामुद्दीन ने उसे अंकल से मिलवाने बुलाया तो अंकल से मिलवाने बुलाया था इसीलिए हत्या हुई या लूट की वजह से हत्या हुई, अभी तक इसी का भी पूरा खुलासा नहीं हुआ। इस बीच में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मनमोहन चौधरी जो मृतका का पति है और सहेली सुनीता, इन दोनों के बीच में 2 नवंबर को एक ऑडियो आता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है कि अनीता कहाँ गई या तैयब से खतरा है, ये सब बातें उस ऑडियो में आती है। उसके बाद तैयब अंसारी से लगातार पुलिस जो पूछताछ करती है, लेकिन उसके बाद कनेक्शन जो बात करें तो गुलामुद्दीन और तैयब के बीच में कोई कनेक्शन साबित नहीं कर पाई पुलिस। लगातार आबिदा रिमांड पे रही 11 दिन तक, उससे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला पुलिस को। 7 दिन से गुलामुद्दीन रिमांड पर, कोई खास नहीं, केवल लूट की एक वारदात पुलिस अभी तक बता रही है कि लूट के इरादे से हत्या की गई, जिसमें कुछ ऑर्नामेंट जो है वो उससे बरामद करने की बात कर रही है पुलिस उस चॉपर को भी बरामद कर चुकी है। उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा उसका बैग वगैरह था वो भी सब पुलिस कह रही है बरामद हो गया। इन सब के बीच में परिवार लगातार धरने पर बैठा है, सीबीआई की मांग कर रहा है कि सीबीआई की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि पुलिस की जांच पर उन्हें संदेह है। परिवार ने आज फिर एक सवाल खड़ा किया है कि जिस तरीके से पुलिस ने विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पोस्टमार्टम करवाया है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी परिजन इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो दोबारा इस मामले में पोस्टमार्टम करवाने की कोर्ट में जाकर मांग करेंगे। अब बात आती है कि आज जब रिमांड पूरा हुआ गुलामुद्दीन को, तो कोर्ट ने रिमांड पूरा होने के साथ फिर रिमांड मांगा, लेकिन इस बीच में एक आवेदन पेश किया पॉलीग्राफी टेस्ट। और क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से राकेश सब कुछ क्लियर हो पाएगा ये भी देखना होगा, और इसकी अनुमति मिलती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश।